बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी और सेकंड पार्ट है ब्रेक डाउन इन केसेस। The most commonly gases are nitrogen, carbon dioxide, freon and sulfur hexafluoride SF6। फ्रेन हम गैस यूज़ करते हैं ये रेफ्रिजरेशन पर्पस के लिए। So various phenomena occur in gaseous dielectric when a voltage is applied. When the applied voltage is low, small current flow between the electrodes and the insulation retains its electrical properties. If the applied voltage are large, the current flowing through the insulation increases very sharply and an electrical breakdown occurs. तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब इलेक्ट्रिकल करंट यानी अप्लाइड वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा जिससे करंट की इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन जल्दी आकर हो जाएगा। सही है। सो ये वो आयनाइजेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे बता रहे हैं। द बिल्टअप ionization. Okay. The buildup of high current in a breakdown is due to the process known as ionization, in which electrons and ions are created from the neutral atom or molecules and their migration to the anode and cathode respectively leads to high current. जब आयनाइजेशन होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे और जो पॉजिटिव आयंस या प्रोटॉन्स हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे। दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। ये आयनाइजेशन प्रोसेस की और ये तब होगा जब ब्रेक डाउन आकर होगा। तो गैसेस में भी कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पे हम एक थ्योरी है टाउनसेंड थ्योरी फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ gaseous एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सो टाउनसेंड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में इसने एक वैक्यूम ट्यूब लिया और वैक्यूम ट्यूब को में एक यानी कुछ गैस भरा और उसने वोल्टेज अप्लाई किया। तो अ, ये इसमें कुछ गैस पार्टिकल्स हैं और ये गैस पार्टिकल्स हैं और इसने अप्लाई किया वोल्टेज। सही। अब ये वोल्टेज वेरिएबल वोल्टेज ये जो है वोल्टेज को बढ़ाता रहा तो वोल्टेज ये बढ़ा रहा था मगर यहाँ पे आयनाइजेशन नहीं हो रही थी, इसलिए कोई करंट इसने ऑब्जर्व नहीं किया। तो जब वोल्टेज उस लेवल तक पहुँच गया जिसे हम पंक्चर वोल्टेज कहते हैं या ब्रेकडाउन या थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, तो उस वैल्यू तक जब पहुँच गया तो आयनाइजेशन स्टार्ट हुई। इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम्स जो हैं ये पहले न्यूट्रल एटम था, अब ये जो है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में ये आयनाइज हो गया। तो अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एनोड की तरफ जाना शुरू हुए और प्रोटॉन्स जो हैं वो कैथोड की तरफ जाना शुरू हुए। सो इसने एक यानी वो रीडिंग लेता रहा। यहाँ पे इसने एक आईवी कर्व ड्रॉ किया और ये वोल्टेज को बढ़ाता रहा तो साथ साथ जो है यानी आयनाइजेशन की वजह से करंट भी बढ़ती गई। सही, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे वो हासिल कर रहा था तो उसने उसको करंट का नाम दिया और ये जो है यानी वो बढ़ती रही। सही, वोल्टेज के बढ़ाने से। मगर एक वक्त ऐसा आया, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है इसकी, मैथमेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल, कि वो वोल्टेज को बढ़ा भी रहा था मगर उस रेट से, उस स्पीड से, उस स्लोप से करंट ये नहीं बढ़ रही थी। अब ये देखें, पहले स्लोप इस तरह था और अब स्लोप बहुत ही कम हो गया है इस तरह। ठीक है। तो इसने ऑब्जर्व किया कि यानी यहाँ पे जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे थे तो करंट बढ़ रहा था मगर यहाँ पे अब भी करंट मगर बहुत ही, देखिए वोल्टेज हमने यहाँ से यहाँ तक इतना बढ़ा दिया मगर करंट बहुत ही कम इंक्रीज हुई।
तो उसको इस बात की समझ नहीं आई। फिर उसने और वोल्टेज को बढ़ाता रहा और आयनाइजेशन होती गई और आखिरकार इसने ऑब्जर्व किया कि एक बहुत ही यानी एवलांच काज हो गया, यानी एक्सपोनेंशियली जो है वो इंक्रीज काज हुआ। और यहाँ पे स्लोप बहुत ही हाई है, देखिए देखिए बहुत ही, यानी ये कम वोल्टेज से करंट जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यानी एक एवलांच काज हुआ। तो इसने फिर इसको 3 रीजन्स में डिवाइड किया, ए, बी और सी। इन रीजन्स को हम बाद में पढ़ेंगे। इसने इसको अपने नाम दिए, सही है, आयनाइजेशन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन और एवलांच रीजन। सो अब इस बात को वो मैथमेटिकली प्रूव करना चाहता था कि ये असल में हुआ क्या है। तो इसने क्या किया कि ये इतना गैप लिया डिस्चार्ज ट्यूब का, और इस गैप का जो लेंथ है वो डी। और आपको पता है कि अच्छा, इसने ये एज्यूम किया कि वो यहाँ पे पहले से कुछ आयनाइज्ड पार्टिकल्स मौजूद हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मौजूद हैं, और वो इसने एज्यूम किया कि वोल्टेज के देने से पहले की हैं, और वो यानी एयर में जो कॉस्मिक रेज हैं या अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनकी वजह से कहीं पे आयनाइजेशन पोटेंशियल अचीव हो गई थी गैसेस की, तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे पहले से मौजूद थे, सही है। और बाकी जो है फिर जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो वो आयनाइजेशन की वजह से और इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस हो गए। अच्छा, तो इसने पहले लिया एक स्मॉल गैप, डी एक्स। डी एक्स असल में डी का ही स्मॉल, वो है स्मॉल लेंथ है, ठीक है। पहले हम स्मॉल लेंथ ले लेंगे, कोई भी स्मॉल लेंथ, सही है। इसमें हम रीडिंग ले लेंगे, फिर हम इसको इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा हमें रीडिंग दे देगा, सही। सो डी एक्स इज स्मॉल डिस्टेंस in the discharge tube. N naught is the number of arbitrary electrons already present in the gap, already present in the gaps, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने बात की, जो कि कॉस्मिक रेज या अल्ट्रावायलेट रेज से, सही है, सराउंडिंग लाइट से प्रोड्यूस हुए थे, तो वो एक्सपेरिमेंट से पहले ही हैं, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट सपोज ये एन नॉट है। दीज इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज, ये इन इलेक्ट्रॉन्स ने वोल्टेज गेन किया, और कुछ यहाँ से भी न्यूट्रल एटम्स ने भी वोल्टेज से एनर्जी गेन की, एंड आर एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स द एनोड, ठीक है। और ये जो है ये नहीं तेजी से यहाँ पे जाना शुरू हुआ, और रास्ते में इनको इलेक्ट्रॉन्स आते, न्यूट्रल एटम्स आते गए, और ये इन न्यूट्रल एटम्स को कोलिजन की मदद से, कोलिजन की मदद से हिट करता, यानी कोलिजन की मदद से आयनाइज करता गया, और वो इलेक्ट्रॉन्स भी फिर प्रोड्यूस होके इन्होंने किधर जाना है, एनोड की तरफ, सही। सो Dn are the newly produced electrons in the gap, जो कि यानी चूंकि हमने स्मॉल गैप लिया है, तो फिलहाल हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रोड्यूस हुए न्यूली, पहले से जो स्मॉल गैप में है वो ये हैं, और फिर जो है इन्हें Dn न्यूली प्रोड्यूस हुए वो Dn है, सही, न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, सो अब क्या है कि हम यानी जितने पहले से इलेक्ट्रॉन्स, ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, जाहिर बात है न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। और जितना हम गैप ज़्यादा लेंगे, तो जाहिर बात है उसमें मौजूद पहले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो उस वजह से न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो इस वजह से यानी पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इसी तरह अगर हम गैप ज़्यादा लेंगे, तो उसमें न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं इन दोनों का। ओके, कंबाइन बोथ दीज इक्वेशंस, इन दोनों के कंबाइन करें तो डी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नॉट एंड डी एक्स। अच्छा, अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम वो करते हैं,
यानी इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट असल में अल्फा है, ये आपको यानी एक जैसा नज़र आ रहा है, मगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वाला निशान है और ये अल्फा है, सही। और अल्फा इज़ दी आयनाइजेशन कोएफिशिएंट, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन इज द फर्स्ट आयनाइजेशन, क्योंकि इसके बाद सेकंड आयनाइजेशन भी आएगा तो कोएफिशिएंट भी आएगा, तो इसलिए फिलहाल इसको फर्स्ट आयनाइजेशन कोएफिशिएंट का नाम दिया है। सो डी एन इज इक्वल टू अल्फा एन नॉट डी एक्स, सही। और ये गैस मटेरियल पे डिपेंड करता है, अल्फा इज द गैस मटेरियल, यानी आपने नाइट्रोजन लिया है, SF6 लिया है, तो गैस को अगर मटेरियल को आप चेंज करेंगे तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे डी एन की वैल्यू साथ में चेंज होगी फॉर द डिफरेंट गैसेस। सो ये जो है फर्स्ट आयनाइजेशन कोएफिशिएंट, ये गैस मटेरियल कांस्टेंट है, सही है जी। ये नहीं है कि आप कोई भी मटेरियल ले रहे हैं और सबके लिए डीएन की वैल्यू सेम आएगी। गैस मटेरियल कांस्टेंट, सही, कांस्टेंट, ओके। सो अब हम जो डिस्टेंसेस हैं उनको एक साइड पे करेंगे, ये डिस्टेंस है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन को इधर ले आएंगे, सही है, डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, तो डी एन डिवाइड बाई एन नॉट इज इक्वल टू अल्फा डी एक्स। अच्छा, अब ये तो स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल गैप के लिए था, तो जब हम पूरा गैप लेंगे तो कम, यानी पहले से इलेक्ट्रॉन नॉट मौजूद हैं, और तो ये कम से कम इलेक्ट्रॉन हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो एन प्रोड्यूस हुए। सो 1/, ये डी एन जो है वो इसका स्मॉल है, स्मॉल पोर्शन, स्मॉल इलेक्ट्रॉन्स इन दी स्मॉल गैप लेंथ। सो 1/n0, सही है, यानी ये 1/n0 है, 1/n0, सही। तो 1/n0 पे हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया फ्रॉम n0 टू n, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कम से कम डिस्टेंस 0, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरा लेंथ जो है वो डी। अच्छा, ये अल्फ़ा है तो ये तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसका प्रोपोर्शनलिटी में कोई रोल नहीं, ये इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं है, सही है। सो 1/n का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का ln ऑफ x, तो 1/n0 का ln ऑफ n0, सही है, और ये लिमिट्स, और इसी तरह अल्फ़ा बाहर चला गया, यहाँ पे चलो हम फिर वक्त x लिख देंगे, सही है, और 0 से d, फिर ये x में हम वैल्यूज लिख देंगे, 0 की भी, d की भी, और 0 की भी। सो अपर लिमिट ln ऑफ n माइनस ln ऑफ n नॉट इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा अपनी जगह पे, और d माइनस 0, ओके। सो ये लॉग का रूल है कि सब्ट्रैक्शन को हम यानी डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ln ऑफ n डिवाइडेड बाय n नॉट इज इक्वल टू अल्फा d। अच्छा, अब इस ln को ख़त्म करना है तो हम एक्सपोनेंशियल यहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी अप्लाई कर दें, आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल ln के साथ कैंसिल आउट होता है, और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल अल्फा अल्फा डी, ओके। सो n बाय एन नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल अल्फा, ये ई रेस टू द पावर, एक्सपोनेंशियल को हम या इस तरह लिखते हैं, या ई रेस टू द पावर, ये ई रेस टू द पावर अल्फा डी। अच्छा, अब ये n को हम यानी n नॉट को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो n इज इक्वल टू n नॉट ई रेज़ टू द पावर अल्फा डी। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स इन द गैप डी, पूरी गैप डी में है, सही, ई रेज़ टू द पावर अल्फा डी, ओके। सो अच्छा, अब यानी अगर हम देखें कर्व के हिसाब से, यहाँ पे, अच्छा ये हम, अच्छा ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम करंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बोथ साइड को टी पे डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय ये टाइम, ये क्या आएगा हमारे पास, करंट। सो एन डिवाइडेड बाई टी, और दूसरे साइड पे एन नॉट डिवाइडेड बाई टी, तो एन डिवाइडेड बाई टी से हमें मिल जाएगा आई, और एन नॉट डिवाइड बाई टी से हमें मिल जाएगा यानी नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, इसको कहते हैं करंट, सही।
सो आई एन नॉट से आई नॉट आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो सिचुएशन है ये इसको यानी वेरीफाई नहीं कर रही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के, मगर यहाँ पे ये जो रीजन क्यों आया, फिर ये रीजन क्यों आया, सही है। ये ए रीजन जो है यहाँ पे आयनाइजेशन रीजन, बी ये जो रीजन है ये स्पेस चार्ज रीजन का नाम दिया, और एवलांच असल में फ्लड को कहते हैं, यानी सैलाब, सही। यहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो हुआ, तो इसलिए इस रीजन को एवलांच यानी फ्लड रीजन का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे असल में कुछ मिस्टेक हुई है टाउनसेंड से कैलकुलेशन में क्योंकि ये जो रिलेशन है ये इस कर्व को वो नहीं कर रहा। असल में हुआ क्या, फिर बाद में इसकी करेक्शन हुई, और वो इस तरह कि ठीक है कि यहाँ से जब हम वोल्टेज को बढ़ा रहे थे तो करंट भी बढ़ रहा था, सही है। मगर यहाँ पे इस तरह हुआ, अब ये है एनोड और ये है कैथोड, सही है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे थे यहाँ पे, मगर यहाँ पे प्रोटॉन इस तरफ जा रहे थे, ठीक है। और आपको पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा है, सही है, यानी 1000 टाइम से भी ज़्यादा है, 1087 है या इस तरह कुछ है, सही है, टाइम्स मास, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पे, मगर 1000 से ज़्यादा है, सही। और ये 1 प्रोटॉन के मास के बराबर है, यानी इसका मास इतने इलेक्ट्रॉन्स का मास एक प्रोटॉन के मास के बराबर है, सही है। तो ये जो प्रोटॉन्स हैं ये असल में जाते गए और यहाँ पे एक्युमुलेट होते गए, तो ये यहाँ पे एक्युमुलेट होते गए, तो क्या हुआ कि आखिर में हम वोल्टेज को बढ़ा भी रहे थे इस रीजन में, मगर करंट इसलिए नहीं बढ़ रहा था क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की एक्युमुलेशन की वजह से वो नेट वोल्टेज जो हमने दिया था वो वीक हो गया, क्योंकि एक लेयर सी बन गई, एक लेयर सी बन गई प्रोटॉन्स की, जो कि फील्ड को कमज़ोर कर रही थी। तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जा रहे थे, जिसकी वजह से करंट हमें कम मिल रहा था। फिर जब हमने वोल्टेज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया, ये देखिए ये वोल्टेज इससे यानी बहुत ही, अगर ये लेट सपोज 0 है, ये 100 है और ये 1000 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये नहीं, हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ये लेट सपोज 20,000 है, तो हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। बहुत ज़्यादा वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स, ये प्रोटॉन को बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिली, और ये इसने एक ज़ोरदार यानी पुश से इसको हिट किया, और इतने ज़ोर से, चूँकि इसका मास भी ज़्यादा है, तो जब मास ज़्यादा होता है और वेलोसिटी भी इसको ज़्यादा मिलती है, तो फिर इसका मोमेंटम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सो मास भी बड़ा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा मिल गई, तो इसने क्या किया कि इसने इस मटेरियल को हिट करके, यानी ये जो मटेरियल है इसको हिट करके, कैथोड भी किसी मेटालिक मटेरियल से ही, जाहिर कंडक्टिव मटेरियल से बनता है, मेटल से। सो इससे मटेरियल से ही इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट किया, यानी इसको हिट किया और इसी से ही इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट किया। उसी तरह जिस तरह हम एक टारगेट एटम लेते थे और इलेक्ट्रॉन उस पर हिट करते थे, और हम ये कहते थे कि अगर इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाए यहाँ पे हम वर्क फंक्शन की बात करेंगे, क्योंकि वो आयनाइजेशन पोटेंशियल का टर्म गैसियस एटम के लिए यूज़ होता है, चूँकि यहाँ पे मेटालिक है, तो हम वर्क फंक्शन से, यानी वर्क फंक्शन इज़ दी minimum energy required for any external electron external agency to eject the electron from the metal atom, ठीक है। इन इसी से अगर आपने वो करनी है तो एक्सटर्नल जो भी वो इलेक्ट्रॉन है,
इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो, ठीक, वर्क फंक्शन। तो इतने स्पीड से, चाहे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन, इंसिडेंट कोई भी पार्टिकल हो, सही। तो यहाँ पे मिसाल आएगी प्रोटॉन की, सही है, पी या पॉजिटिव की, ठीक है। इसने, चूंकि प्रोटॉन है, इसने हिट किया ज़ोरदार धमाके से, और इसी मटेरियल से ही इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर दिया, सही। तो वो इलेक्ट्रॉन जब एजेक्ट होंगे और कैथोड मटेरियल से निकलेंगे तो वो किधर जाएंगे? ज़ाहिर बात है, वो फॉर एग्जांपल ये, ठीक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर जा रहे हैं। तो अब दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जा रहे हैं। एक वो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि गैसियस एटम से, चूंकि वो इस डिस्चार्ज ट्यूब में तो गैस ही था ना, उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए और वो जा रहे थे एनोड की तरफ। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो कि कैथोड मटेरियल से इजेक्ट हुए, और वो क्यों इजेक्ट हुए? क्योंकि वो प्रोटॉन्स बहुत तेज़ी से, हाई स्पीड की वजह से और हाई मास की वजह से, अब वो एक्यूमुलेशन को भी क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब इसी से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर रहा है, और ज़ोरदार धमाके से इसको हिट करके इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट किया, और वो इलेक्ट्रॉन्स भी, तो दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स, एक वो गैसियस पार्टिकल से और एक कैथोड मटेरियल से इजेक्ट हुए, वो भी अब इसकी तरफ जा रहे हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स, दोनों किस्म के इलेक्ट्रॉन्स अब यानी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे, तो इस वजह से वो एवेलांच जो है वो सीन हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होने की मकदार, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स की मदद से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, वो भी इसके साथ अब जमा होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, सो ये, तो इसको हम कहते हैं रोल ऑफ पॉजिटिव आयन, रोल ऑफ पॉजिटिव आयन। क्योंकि पहले कैलकुलेशन में हमने इन इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ग्रीन उससे कलर से मैंने शो किए हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड मटेरियल से निकले हैं, इसको यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया था, सही है। तो यानी रोल ऑफ पॉजिटिव आयन, यानी ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन जब इससे गए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया और यहाँ पे गए, तो इन प्रोटॉन का जो रोल था, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि पॉजिटिव आयन के स्ट्राइक की वजह से इजेक्ट हुए थे, ये वाले, इन पॉजिटिव आयन्स का रोल हमने इग्नोर किया था, यानी टाउनसेंड ने इग्नोर किया था, जिसकी वजह से ये एवलांच प्रोड्यूस हुआ, और वो इस कैलकुलेशन से कोई, यानी उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा था। तो अब हम यानी रोल ऑफ पॉजिटिव आयन पढ़ेंगे, और हम यानी ये देखेंगे कि पॉजिटिव आयन की वजह से जो न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स हुए थे, वो उसकी वजह से कैलकुलेशंस जो हैं वो करेक्ट हो जाती है। इसलिए हम इसको करेक्शन ऑफ टाउनसेंड थ्योरी भी कह सकते हैं, और रोल ऑफ पॉजिटिव आयन भी इस टॉपिक का नाम हो सकता है। ओके, सो द रोल ऑफ पॉजिटिव आयन या करेक्शन ऑफ टाउनसेंड थ्योरी। अच्छा, अब नए सिरे से हम यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो डोनेशन है, डिनोटेशन है, वो हम देंगे। अब लेट n2 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द एनोड, यानी एनोड को जो रीच कर रहे हैं, चाहे गैसियस एटम से प्रोड्यूस होके एनोड को मिल रहे हैं, या कैथोड से जो निकले थे वो मिल रहे हैं, आइदर फॉर्म में, यानी जो मिल रहे हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एनोड को रीच कर रहे हैं वो होंगे n2, फॉर एग्जांपल लेट। अच्छा, n नॉट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली प्रेजेंट इन द गैप, एंड n1 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड बाय द कैथोड। अब कैथोड से जो रिलीज हुए, वो उसको हम कहेंगे n1, सही है। यानी जो एनोड को रीच कर रहे हैं,
एनोड तक जो पहुंच रहे हैं वो कौन कौन से हैं? ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स में अब वो दोनों शामिल होंगे जो कि यानी पहले से जो हम कह रहे थे कि यूवी की मदद से हैं वो वाले, और गैसेस से जो प्रोड्यूस हुए वो वाले, वो दोनों अब इसमें काउंट होंगे। और ये वो है जो कि कैथोड से निकले, सही। तो ये दोनों जमा होके कहाँ तक पहुँच रहे हैं? ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एनोड तक पहुँच रहे हैं, सही। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर कोलाइड कर रहा है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर कोलाइड कर रहा है किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल को, तो हम पहले सिंगल उसका रोल हम देखते हैं पार्टिकल का, सिंगल इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। फिर हम बाद में पूरे उसका देख लेंगे। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्ड बाय द सिंगल इलेक्ट्रॉन, सही है। तो जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को एज ए इंस्टेंट ले लेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि एनोड की तरफ पहुंच रहे हैं, सही है, इनमें फिर वो वाला इलेक्ट्रॉन हम नहीं लेंगे जो कि हम जिसको हम इंसिडेंट के तौर पे ले रहे हैं, तो इसलिए इसको माइनस कर देंगे। तो n1 इज इक्वल टू n2 ई रेज़ टू द पावर अल्फा डी माइनस 1, सही है। ये प्रीवियस रिजल्ट से आप देख सकते हैं n1 इज इक्वल टू n2 ई रेज़ टू पावर अल्फा डी। मगर ये तो यहाँ तक तो प्रीवियस रिजल्ट था, मगर हम उस एक इलेक्ट्रॉन को जो कि हम इंसिडेंट के तौर पे ले रहे हैं उसको इससे माइनस कर देंगे। नाउ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ टाउनसेंड सेकेंडरी आयनाइजेशन कोएफिशिएंट अल्फा, सॉरी गेमा। यहाँ पे आप सेकेंडरी आयनाइजेशन कोएफिशिएंट क्या है? वो है कैथोड का, कैथोड मटेरियल। पहले तो हम ये देख रहे थे कि यानी गैस मटेरियल कौन सा है, नाइट्रोजन यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, या SF6 यूज हो रहा है। तो गैस के चेंज होने से जो इलेक्ट्रॉन जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में असर आ रहा था, तो वो कांस्टेंट जो था वो फर्स्ट आयनाइजेशन कोएफिशिएंट का था, सही। यानी यहाँ पे जो था वो फर्स्ट आयनाइजेशन को। अब यहाँ पे ये किस मटेरियल से बना है? एल्यूमिनियम से बना है, कॉपर से बना है, आयरन से बना है, ठीक है। तो सबके लिए तो एक जैसा रिजल्ट नहीं होगा ना। ये आयरन से बना है, कॉपर से बना है, तो सबके लिए तो एक जैसा रिजल्ट नहीं होगा। तो मटेरियल, कैथोड मटेरियल की चेंज होने से इसका वर्क फंक्शन भी चेंज होगा, इसलिए न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज होंगे। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है, ठीक है, ये अब गैमा कहलाएगा। तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन कोएफिशिएंट हम इसको कहते हैं, और इसको हम कहते हैं टाउनसेंड सेकंड आयनाइजेशन कोएफिशिएंट, सही है। ओके, सो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सेकंड आयनाइजेशन कोएफिशिएंट, हम सेकंड आयनाइजेशन कोएफिशिएंट को इंट्रोड्यूस कर लेंगे। तो यानी हम इसी रिजल्ट के साथ गैमा लगा देंगे, ठीक है। यानी डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, सही। अच्छा, यहाँ पे ये बीच में लाइन लगा दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, सही। पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर उसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो गेमा डिपेंड ऑन द कैथोड मटेरियल, सो n1 इज इक्वल टू गेमा टाइम्स, यानी डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल यूज हुआ है कैथोड का, इज इक्वल टू गेमा टाइम्स n2, वही रिजल्ट ई रेज़ टू पावर अल्फा डी माइनस 1, सही। पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी इस इक्वेशन को लें और इसमें पुट कर दें, सही। यानी प्रीवियस रिजल्ट में मॉडिफिकेशन करके, जो कि जिसमें वो नहीं था, जिसमें पॉजिटिव आयन का रोल नहीं था, अब हम पॉजिटिव आयन के रोल यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो इस वजह से इस 2 को अब हम 1 में पुट करेंगे, यानी ये n1 है, सही। इस n1 को यहाँ पे पुट कर लेंगे, सही। ये क्या है? वो जो कैथोड की से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, ये वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है। सो जब हम 2 को 1 में पुट करेंगे, सही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n0 इज इक्वल टू सही है, और प्लस ये गैमा, ठीक है। ये n1 है, और इस n1 को लिया हमने,
यहाँ पे पुट किया, सही। तो N2 इज इक्वल टू N0 टाइम्स, ओके, N2 इज इक्वल टू N0 प्लस गेमा N2, ठीक है, ठीक है, वही रिलेशन। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सही, और ये हमने ये वाला लिया। तो N2 इस साइड पे भी है, N2 इस साइड पे भी है, तो दोनों को कंबाइन करना है, तो इसलिए इसको इधर ले आए। तो हम दोनों साइड पे इसको, इस पूरे टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो N0 इज इक्वल टू N2, ये वाला N2, ये चूंकि इधर आ जाएगा तो माइनस गेमा N2, ये पूरा टर्म, ठीक है। अच्छा, अब N2 यहाँ पे भी है, N2 यहाँ पे भी है, N2 को कॉमन लें, तो यहाँ से जब हम कॉमन N2 कॉमन ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस गेमा ई रेज़ पावर अल्फा डी माइनस 1, सही है। और N2 को हम फाइंड कर लेंगे, तो इस पूरे टर्म को इधर डिवाइड कर लेंगे। तो N2 इज इक्वल टू N0 डिवाइड बाय 1 माइनस गेमा ई रेज़ पावर अल्फा डी, सही। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहा। अच्छा, अब एस n इज इक्वल टू N0, प्रीवियस रिजल्ट में ये इसके बराबर था, सही है। लेट N0 अप्रोचेस टू N2, सही है। अब जो है हम ये नहीं, मैंने आपको बताया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन हमने लिए था, हम पूरा, अब पूरा जो है पूरा हम ले लेंगे N2, सही है। N0 अप्रोचेस टू N2, यानी अब बढ़ा के N0 को बढ़ा के N2 की तरफ हम यानी ज़्यादा की तरफ चले जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव आयन रोल की वजह से, तो अब n क्या हो जाएगा, n, ये वाला जो n हो जाएगा वो N0 नहीं होगा, बल्कि अब क्या होगा, पॉजिटिव आयन रोल आ गया है, तो अब N2 टाइम्स ई रेज़ टू पावर अल्फा डी। तो वही प्रीवियस रिजल्ट का प्रूफ है, सिर्फ ये वेरिएशन को हमने, यानी पहले हम N1 N2 N0 किसी और को कहते थे, अब यहाँ पे, ठीक है, N0 अप्रोच कर रहा है N2 को, क्योंकि पॉजिटिव रोल आयन का रोल भी इंक्लूड हो गया है, तो अब N0 नहीं रहेगा, बल्कि N0 N2 हो जाएगा, सही है। सो n इज इक्वल टू N2 ई रेज़ टू पावर अल्फा डी, वही प्रीवियस प्रूफ है, सही। अच्छा, अब N2, यहाँ पे जो N2 हमने इक्वेशन नंबर 3 में फाइंड किया है, इस N2 को लें और इसमें पुट कर दें। पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 4, तो n इज इक्वल टू ये n इज इक्वल टू ये N0 n, अच्छा, ये ई रेज़ पावर अल्फा डी अपनी जगह पे, ये ई रेज़ पावर अल्फा डी, और साथ में N2 है, तो ये पूरा N2 लिया, ठीक है, और इधर पुट किया, तो इसलिए मैंने इसको डॉटेड उसमें शो किया है, ये पूरा है N2, सही। N0 डिवाइड बाई 1 माइनस गेमा, ठीक है। ये अब पॉजिटिव रोल के बाद ये रिलेशन आ गया है n का, पहले n का ये रिलेशन था, सही है। अगर आप पॉजिटिव आयन का रोल है, यानी कैथोड के आयन, वो इलेक्ट्रॉन जो कि कैथोड से निकले वो भी ऐड होने हैं, तो इस वजह से अब n ये नहीं होगा, बल्कि n की वैल्यू अब ये हो जाएगी, सही। अच्छा, n इज इक्वल टू N0 ई रेज़ पावर अल्फा डी डिवाइड बाई ई। अच्छा, अब अगर हम फॉर एग्जांपल इग्नोर करते हैं, गेमा को जीरो लेते हैं, यानी पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन का जो रोल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स बने हैं, वो सेकंड आयनाइजेशन कोएफिशिएंट में आता है। तो हम फॉर एग्जांपल गेमा को जीरो लेते हैं, हम वैसे चेक कर, प्रीवियस रिजल्ट आ गया है, वही प्रीवियस रिजल्ट आ गया है, सही है। सो ये ओके, गेमा को ज़ीरो लें, इसको ज़ीरो ले लेंगे, तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, 1 माइनस ज़ीरो, ये जो है 1 आ जाएगा। तो देखिए n इज इक्वल टू N0 ई रेज़ पावर अल्फा डी, यानी विच मीन्स इन प्रीवियस कैलकुलेशन द रोल ऑफ पॉजिटिव आयन वाज इग्नोर्ड, ठीक है। जब प्रीवियस रिजल्ट में गेमा यानी गेमा ज़ीरो लिया, तो वही प्रीवियस रिजल्ट आया। इट मीन्स कि इस प्रीवियस रिजल्ट में हमने गेमा का यानी पॉजिटिव आयन का रोल इग्नोर किया था, तभी ये रिजल्ट आया था, ठीक है, जो कि इग्नोर नहीं होना चाहिए, और ये अब सही रिजल्ट आ गई, सही। ओके, एप्लीकेशन एंड ड्रॉबैक्स ऑफ टाउनसेंड थ्योरी।
ये आप लोगों का है असाइनमेंट। सही। सो आज के लिए इतना ही।